किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि किसके अनुरूप जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि देखने को मिलती है। तो आप याद रखिएगा वेग के अनुरूप। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गति के अनुरूप, यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह बढ़ेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, वस्तु की गति बढ़ने पर वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वह भी बढ़ जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। गतिज श्यानता की इकाई यहाँ पे पूछी गई है कि क्या होगी। गतिज श्यानता की इकाई के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि गतिज श्यानता की इकाई क्या होगी। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज श्यानता की इकाई हो जाएगी पाइज। राइट आंसर आपका ऑप्शन आप पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको यहाँ पे सुमेलित करना है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, कार्य। तो यहाँ पे कार्य का संबंध किससे हो जाएगा, जूल से हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कार्य का संबंध यहाँ पे जूल से हो जाएगा। कार्य को जूल में मापते हैं, तो ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा। बैटरी का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बैटरी का कार्य क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो आपका बी का 1 हो जाएगा। शक्ति का यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति का यहाँ पे मात्रक किलोवाट घंटा हो जाएगा। शक्ति को जो है किलोवाट घंटा में हम माप सकते हैं, अन्य मात्रक होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो शक्ति का यहाँ पे हो जाएगा 3 यानी कि किलोवाट घंटा। और माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 2। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसको भी आइए सुमेलित कर ही लेते हैं, साथ साथ लगे हाथ। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आइए सबसे पहले हम बात करेंगे 1 हार्स पावर की बात कर लेते हैं। तो 1 हार्स पावर कितने के बराबर होता है, तो 1 हार्स पावर में आपका 746 वाट होता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 1 हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका डी का 1 एक ही में दिया गया, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे 1 हार्स पावर आपका 746 वाट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइए देख लेते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी का, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे डी का 4 होगा ना, यहाँ पे, हाँ 1 सेकेंड, डी का यहाँ पे 4 होगा। यहाँ पे आमने सामने यहाँ पे दिया गया है, तो डी का ये आंसर 4 होगा। तो यहाँ पे आपका डी का 4 हो गया, इसे आप कर लीजिएगा। तथा 1 किलोवाट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 किलोवाट आपका हो जाएगा 1000 वाट के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी का 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 1 किलोवाट मतलब यहाँ पे किलोवाट की बात करें, बी वाला बात करते, 1 किलोवाट में आपका 2 हो जाएगा, 3.6 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा, यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा जो है आपका कितने के बराबर हो जाएगा, तो 3.6 गुणे 10⁶ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा। और 1 किलोवाट आपका 1000 वाट के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो 1 किलोवाट आपका 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा और ए का 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 किलोवाट कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 किलोवाट में आपका 1000 वाट हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर हो जाएगा, तो 3.6 गुणे 10⁶ जूल के बराबर हो जाएगा आपका 1 किलोवाट घंटा। वहीं 1 हार्स पावर आपका 746 वाट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जब एक वस्तु समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है। बेहतरीन प्रश्न है। जब एक वस्तु जो है समान वित्तीय वेग उत्पन्न करती है तो इसमें से क्या परिवर्तित होता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो इसमें से परिवर्तित होती है उसकी दिशा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जब एक वस्तु समान वित्तीय
वेग उत्पन्न करती है तो ये जो है क्या परिवर्तित होगा, उसकी दिशा परिवर्तित होगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, दिशा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संवेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है किसको, तो संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग। मोमेंटम का यह फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो संवेग यानी कि मोमेंटम जो होता है यह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को हम प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रतिरोधक, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता आपको देखने को मिल जाएगी, तो नाइक्रोम का जो तार होता है इसमें आपको प्रतिरोधकता जो है वह सबसे कम देखने को मिल जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो है प्रतिरोधकता जो होती है सबसे कम होती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लेकिन जो नाइक्रोम होता है इसका जो गलनांक होता है वह उच्च होता है, उच्च गलनांक और निम्न प्रतिरोधकता देखने को मिल जाती है आपके नाइक्रोम के तार में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कितने स्तर की आवृत्तियों को हमारा कान सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो आवृत्तियां होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनको हमारा कान आसानी से सुन सकता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमारा जो कान है 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को नहीं सुन सकता है और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति को भी हमारा कान नहीं सुन सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं उसको हमारा कान आसानी से सुन सकता है। अगला प्रश्न है, पर यहाँ पे दबाव का सूत्र पूछा गया कि क्या होगा। दबाव का सूत्र आपको बताना है किसमें से, दबाव का फार्मूला क्या हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है। तो बल अपॉन क्षेत्रफल, आप याद रखिएगा प्रेशर का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, P यानी कि प्रेशर का फार्मूला हो जाएगा बल, F अपान A यानी कि एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्स अपान एरिया होता है प्रेशर का फार्मूला। ये फैक्ट आपको याद रखना है।